शेख मुझे उठाकर अपने बंगले पर ले गया था। उसने 3 दिन तक मुझे अपना शैतानी रूप दिखाया। मैंने कितना दर्द सहा, ये मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। मेरे पति भी यह सब जानते थे, लेकिन मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। मैं भी मजबूर थी, मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब तक शेख का मन नहीं भरने वाला था, तब तक वह मुझे कहाँ छोड़ने वाला था। बीच बीच में कई बार मुझे अपने साथ ले जाता और कई कई दिनों तक अपने बंगले पर रखकर मेरी खूबसूरती को नोच डालता। दुबई की चमक के पीछे का सच जो मुझे पता था, वह मेरे रोंगटे खड़े करने वाला था। अपने पति के साथ दुबई आना मेरे लिए अब बहुत बड़ा सबक बन चुका था। जो महिला अपने पति के साथ सुरक्षित ना रहे, वह भला फिर कहाँ सुरक्षित रहेगी। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जहां हालात मजबूर कर देते हैं, हमें दर्द सहन करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। कहानी में अंत तक बन रहे। ये कहानी आपके लिए एक प्रेरणा और मनोरंजन दोनों देगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं आपको अपनी कहानियों से भरपूर मनोरंजन देती रहूंगी और साथ ही एक ऐसी प्रेरणा भी जो शायद आपकी जिंदगी को भी बदल दे। तो चलिए, कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम सरिता है। मैं उस छोटे से गांव की हूँ जहाँ धरती की खुशबू मेरे बालों में मिलती है और सुबह की ठंडी हवा मेरे गालों को छू जाती है। मेरे घर के चारों तरफ खेत थे, रिश्ते थे और एक सादगी भरा जीवन था। मेरे बचपन में खुशियां छोटी छोटी बातों में थीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, माँ के हाथ का खाना और पिता की थकी हुई पर मुस्कुराती हुई आंखें। मैं वही लड़की हूँ जिसने बचपन में सपने देखे। बड़े सपने नहीं, बस एक सुकून भरा घर, एक ऐसा साथी जो साथ रहे और ईमानदारी से जिया हुआ जीवन। मोहित से मेरी मुलाकात भी ऐसे ही हुई, धीरे धीरे, बिना किसी धूम धड़ाके के। वह गांव का अच्छा खासा लड़का था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग आशा थी। उसने बताया कि वह विदेश जाएगा, कमाएगा और लौटकर सबको आराम देगा। उसने वादा किया और कहा, थोड़े साल और, फिर मैं घर भी बनाऊंगा। मैंने भरोसा किया। मैंने उसके चेहरे की मुस्कान में अपना घर देखा और कह दिया, ठीक है। जब वह चला गया तो मेरी दुनिया कुछ सूनी सी रह गई। फोन और पत्रों से हम जुड़े रहे। समय समय पर जो कुछ भी मिलता, वह जैसे खुशियों के छोटे छोटे टुकड़े होते। पर जितने भी पत्र आए, जितने भी फोन आए, उनके बीच एक दूरी बनी रहती, एक खालीपन जो धीरे धीरे बड़ा हो गया। बचपन के वह मीठे दिन खत्म होकर जिम्मेदारियों का जीवन आ गया। मैं घर संभालती और वह दूर दूर काम करता। फिर एक दिन वह वापस लौटा, कुछ हफ्तों की छुट्टी पर। विदेश में काम करने वालों के लिए 1 महीना बहुत कीमती होता है, इसलिए उसकी उलझने और जल्दी जल्दी की तैयारियां भी अहम थीं। उसने कहा कि इस बार हम शादी कर लेंगे। तैयारी तेजी से हुई। पंडित, रिश्तेदार, सगाई, सब एक अनकहे डर के साथ। हमने शादी कर ली। सबने हमें बधाई दी और वह फिर लौट गया अपने काम पर, जहां उसे रोजाना संघर्ष करना था। शुरू के कुछ साल ठीक ठाक गुजरे। फोन आए, वो कहते रहे कि सब ठीक है, पर साल दर साल दूरी की दीवार बढ़ती गई। वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि कभी कभी मुझे लगता कि मैं सिर्फ किसी फोटो में रह गई हूं, जिसे वह कभी देखकर मुस्कुराता है और फिर वापस अपने काम में लग जाता है। मैंने ये समझा कि ऐसा जीवन चुनने का मतलब यह भी है कि रिश्ते में धैर्य हो। पर समय के साथ मेरा धैर्य कसौटी पर खड़ा हुआ। वह दुबई में काम करता था, एक बड़ी कंपनी में। वहां उसके बॉस थे, कुछ सहकर्मी थे और एक खास आदमी, मनोज, जो भारतीय ही था और मोहित का करीबी कहलाया जाता था। मैंने मनोज को कभी सीधे नहीं जाना, पर मोहित ने बार बार बताया कि वह मददगार है। मोहित ने कहा कि कंपनी में उसकी काबिलियत के कारण वह आगे बढ़ रहा है। मैं चाहती थी कि वह खुश हो, इसलिए सब ठीक मान लिया। एक दिन मोहित ने कहा कि वह वापस आकर काम छोड़ेगा और घर बसाना चाहता है। उसने अपने मैनेजर से पैसे छुड़वाने और पासपोर्ट दिलवाने की बात की। उसने बताया कि वह अब अपने गांव वापस लौट जाना चाहता है और अब नौकरी नहीं करना चाहता। मोहित का दोस्त मनोज, उसने कहा कि वह इस मामले पर शेख से बात करेगा। मनोज ने शेख से बात की और उसे सारा मामला बताया कि मोहित वापस अपने घर इंडिया जाना चाहता है। उसे उसका पासपोर्ट और पैसे चाहिए। पहले तो शेख ने कहा, ठीक है, उसे जाना है तो भेज दो, कोई दूसरा कर्मचारी रख लो। लेकिन जब मनोज ने कहा कि मोहित सारे काम जानता है और उसकी वजह से कंपनी को काफी फायदा भी हो रहा है,
अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम पर आएगा तो वह यह सब नहीं कर पाएगा। तब शेख ने कहा कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति काम ना सीख ले, तब तक मोहित को काम पर ही रहने दो। जब दूसरा कर्मचारी काम संभाल लेगा, फिर मोहित की मर्जी, वह जहां चाहे वहां जा सकता है। मनोज ने शेख को सुझाव दिया कि उसे कंपनी में एक ऊंचा पद दे देंगे, ताकि वह अपनी पत्नी को साथ ला सके। दरअसल दुबई में काम करने वाले मजदूरों को उनके परिवारों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती। अपने परिवार को साथ रखने के लिए उसका ऊंचे पद में होना जरूरी होता है। मनोज ने शेख को बात कर मोहित का एक फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया, ताकि मोहित मुझे दुबई ले जा सके। मोहित ने मुझे सब बताया था। मैंने सोचा, अच्छा है, अब हम साथ होंगे। पर मुझे यह समझना चाहिए था कि जहां इंसान शक्ति रखता है, वहां लालच भी जन्म ले लेता है। मोहित भारत आया और मुझे लेकर दुबई चला गया। शुरुआत अच्छी रही। हम साथ रहे, खुशियां बांटी और कई यादगार पलों को मैंने और मोहित ने एक साथ जिया। कुछ महीनों बाद ही चीजें बदलने लगीं। एक बार मोहित जब मुझे दुबई घूमने ले जा रहा था, तब उसने जाने से पहले अपनी कंपनी, जहां मोहित काम करता था, वहां जाकर मनोज से मिलाया। मनोज उस कंपनी का मैनेजर था और मेरे पति का दोस्त भी। वह जब मुझे देख रहा था तो उसकी नजर मुझ पर कुछ सेकंड के लिए लगातार टिकी हुई थी। मैं उसकी नजरों को भाप गई थी, हालांकि मोहित ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर मैं अपनी नजरें झुका ली थी। मनोज ने मेरे पति से कहा, अरे मोहित, शादी भी हो गई और मुझे पार्टी तक नहीं दी। मुझे कब अपने घर बुला रहे हो, अपनी पत्नी के हाथों का बना खाना खाने के लिए? मेरे पति ने कहा, क्यों नहीं सर, आप कंपनी के मैनेजर तो हैं ही, साथ ही मेरे दुबई में सबसे करीबी भी हैं। इस रविवार तुम्हें मेरे घर रात का खाना खाने के लिए आना होगा। ये मेरी तरफ से शादी की एक छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी। उस रविवार मनोज खाने पर हमारे घर आया। मेरे पति और मनोज ने साथ मिलकर एंजॉय भी किया और मनोज ने मेरे खाने की खूब तारीफ भी की। जाने से पहले उसने कुछ रुपए मेरे हाथ में थमा दिए और कहा, ऐसा खाना मुझे फिर कब मिलेगा? मैं दोबारा ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए जरूर आऊंगा। मनोज के इन शब्दों के पीछे छुपी उसकी लालसा को मैं समझ सकती थी। वह धीरे धीरे करके मेरे और खुद के रिश्ते को कोई और नाम देना चाहता था, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बातों बातों में मनोज ने एक बार शेख से कह दिया कि मोहित की पत्नी बहुत सुंदर है। मैंने तो जब उसे देखा तो सोच रहा था कि मोहित को इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई। मेरी तो उस पर से नजर नहीं हट रही थी। शेख ने भी डिनर पर हमारे घर आने के लिए मनोज से कहा। मनोज ने मेरे पति से कहा। मेरे पति तो हैरान थे कि कंपनी का मालिक अरबपति शेख उसके घर डिनर पर आएगा। लेकिन यह तो शुरुआत थी मेरी और मोहित की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने की। पहली बार जब शेख हमारे घर आया था और उसने मुझे देखा, तो वह भी मुझे देखता ही रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुबई गलत आ गई हूँ। यहाँ की चमक के पीछे की सच्चाई मेरे सामने आने लगी थी। मैंने अपने पति के सिवा कभी किसी के साथ ऐसा सोचा भी नहीं था, और ऐसा होना तो बहुत दूर की बात थी। शेख ने जाते समय मेरे हाथ पर एक छोटी सी डिबिया रख दी और कहा, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। मोहित ने कहा भी कि सर, यह सब देने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन शेख ने कहा, यह मैं तुम्हें थोड़ी दे रहा हूं, यह तुम्हारी पत्नी के लिए है, और तोहफा वापस लौटने की सोचना भी मत। मैंने भी वह तोहफा रख लिया। मोहित भी इसके पीछे क्या चाल है, नहीं समझ पाया। कुछ दिन बीत गए। अचानक से मोहित की ड्यूटी कहीं दूसरी जगह लगने लगी, जहां जाने के लिए करीब 1 घंटा लगता था। मेरे घर पर एक दो बार शेख और अन्य लोग आए खाने पर। उन्होंने मेरी तारीफ की, मेरे हाथ के खाने, मेरी सादगी के बारे में कहा और उपहार दिए गए। मुझे यह अच्छा लगा था। अच्छा लगता है जब इंसान की तारीफ होती है। पर उस तारीफ के पीछे जो चाहत थी, वह मेरे लिए अजीब तरह से भारी साबित हुई। एक दिन दोपहर के समय शेख अपनी एक लंबी गाड़ी को लेकर मेरे घर पर आया। मैंने दरवाजा खोला तो मैं शेख को देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, मालिक आप मेरे घर पर, लेकिन मेरे पति तो यहाँ नहीं है। उसने कहा, मैं जानता हूं, और सीधे कमरे के अंदर आ गया। सोफे पर बैठकर कहने लगा, मुझे पानी नहीं पिलाओगी? मैं गई और किचन में आकर मोहित को फोन किया। मैंने उसे बताया कि तुम्हारा मालिक यहाँ आया हुआ है और अंदर सोफे पर बैठा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम जल्दी आ जाओ। मोहित कहने लगा, मुझे यहाँ से आने में भी करीब 1 घंटा लगेगा, फिर भी मैं निकल रहा हूँ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं जब पानी लेकर शेख के सामने पहुंची,
शेख ने अपनी जेब से एक नोटों का बंडल निकाला और मुझे देते हुए कहा, इतने पैसों में तुम सारी उम्र बैठकर अपने पति को भी पाल सकती हो और अपने परिवार को भी। बस मेरा मन तुम पर आ गया है, मेरे मन को खुश कर दो। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं शेख को इसका क्या जवाब दूं। यह देश भी तो हमारा नहीं है। मेरा पति मोहित हमेशा मुझे यही कहता था कि कभी भी शेखों से उलझना नहीं है। दुबई के शेख ही यहाँ की सरकार है, सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है। मैं अगर शेख की बात को ठुकराऊं तो भी हमारी जिंदगी मुसीबत में पड़ने वाली थी, और अगर ना ठुकराती तो मेरी और मोहित की शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ने वाली थी। मैंने हिम्मत करके शेख से कहा, मालिक, मैं इस तरह की नहीं हूं। हमारे देश में जिसके साथ शादी होती है वही उसके लिए सब कुछ होता है। उसके अलावा किसी पराये मर्द की तरफ गलत नजर से देखना भी हमारे लिए पाप होता है। इसलिए कृपया करके आप मुझे ऐसा ऑफर ना दें जिसे पूरा करने के लिए मैं शायद कभी भी तैयार नहीं होंगी। शेख ने कहा, तो फिर ठीक है। उसने नोटों के बंडल को उठाया और वापस अपनी जेब में डाल दिया और कहा, आज शाम यह उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा पति भी वापस घर आएगा। आज से तुम उसे भूल जाना, समझ लेना कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। मैं एकदम घबरा गई। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा, नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम नहीं जानते मेरे ऐसा करने के बाद मेरे पति पर क्या गुजरेगी, और खुद में एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। शेख ने कहा, अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो याद रखना जो मैंने कहा वही होगा। अपने पति का इंतजार मत करना। वह जाने ही वाला था कि तभी मैंने पीछे से आवाज लगाई, रुक जाइए मालिक, मुझे मंजूर है। अपने पति की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं मजबूर थी उस शेख के साथ जाने के लिए। जब मोहित घर आया और उसने मुझे जब घर के अंदर नहीं देखा तो वह भी बहुत घबरा गया। उसे बहुत गुस्सा आया। इधर उधर पता करने पर किसी ने बताया कि एक शेख आया था अपनी लंबी गाड़ी में और वह तुम्हारी पत्नी को लेकर चला गया। मेरे पति ने मनोज को तुरंत फोन किया और उसे सब कुछ बताया। मोहित मनोज को अच्छा दोस्त भी मानता था, इसलिए उसने उसकी मदद लेनी चाहिए। मनोज ने शेख को फोन किया और घबराते हुए शब्दों में कहा, सर, क्या मोहित की पत्नी आपके साथ है? शेख ने कहा, हाँ मेरे साथ है, और अब यह 3 दिन मेरे साथ ही रहेगी, फिर अपने आप घर आ जाएगी। इसके पति से कहना तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा, वह सही सलामत घर आ जाएगी। बस हमारा मन भर जाए। जब मेरे पति को यह पता चला वह बहुत गुस्सा हुए। मनोज यह सब बताने के लिए मेरे पति के पास गया था। मनोज ने उसे कहा, मोहित, यहां दुबई में शेख की ही हुकूमत चलती है। तुझे तो यह पता है, अगर तू पुलिस को फोन करने की कोशिश भी करेगा तो पुलिस वाले खुद ही शेख को बता देंगे, और फिर तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या हो जाएगा। तुझे इस दुनिया से गायब कर देंगे और फिर तुम्हारी पत्नी के साथ न जाने कैसा कैसा बर्ताव करेंगे। क्या तू चाहता है कि ऐसा कुछ हो? बस अब अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पति 3 दिनों तक दिन रात रोते रहे। वह इतने मजबूर थे कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब मैं घर लौटी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर कोई खालीपन भर नहीं पाया। मोहित ने मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक है और कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पति मुझे इस तरह की बात कहेंगे। सचमुच मोहित बहुत अच्छा पति था। अगर कोई और होता तो वह पक्का मुझे जान से ही मार देता, भले ही मैं मजबूरी में यह सब कर रही थी। लेकिन मोहित बिल्कुल अलग था। पर उस रात और आने वाली रातों में मेरा सुलगना शुरू हो गया। मैं बार बार सोचती रहती कि मैं किसका सामना कर रही हूं और क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। वक्त के साथ चीजें और भी खराब हुईं। मैंने जो सहा उसे शब्दों में बयां करना कठिन है, पर मैं इतना कह सकती हूं कि मुझे उस समय जिस तरह की निर्भयता से परेशान और निर्बल बनाया गया, वह किसी भी इंसान के साथ होना असहनीय है। मैंने डर के साए में जीने की कोशिश की। मोहित ने मनोज को फोन किया और कहा, सर, मुझे मेरे जमा किए हुए पैसे चाहिए और हम दोनों के पासपोर्ट भी। मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव वापस लौट जाना चाहता हूं। वहीं रहकर छोटा मोटा काम कर लूंगा, बस यहां दुबई नहीं रहना चाहता। मनोज ने कहा, मुझे मालिक से बात करनी होगी क्योंकि पैसे तो तुम्हें वहीं देंगे। लेकिन शेख ने पैसे नहीं दिए। उसने मनोज से कहा कि अभी उसका मन नहीं भरा। जब उसका मन भर जाएगा तब वह मोहित को पैसे भी देगा और उसकी पत्नी को आजाद भी कर देगा। मनोज ने मोहित से कहा कि मालिक ने कहा है,
अभी कुछ दिन और लगेंगे। कुछ ही दिनों बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दिया जाएगा। हम दोनों मजबूर थे। हमारे पासपोर्ट भी हमारे पास नहीं थे। कुछ दिनों बाद शेख दोबारा मुझे लेने आया था, लेकिन इस बार लगभग 1 सप्ताह तक उसने मुझे अपने बंगले पर रखा। मेरे साथ बहुत बर्बरता से व्यवहार किया गया। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। शेख का जैसा भी मन होता, वह मेरे साथ वैसा ही करता। जब मैं वापस आई तो मोहित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मोहित से कहा, मोहित, इससे तो अच्छा तुम मुझे अपने हाथों से जहर दे दो। जो दुर्दशा मेरी उस शेख ने की है, उसे मैं और नहीं पहन कर सकती। मोहित भी मेरी हालत देखकर हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि शेख उसकी नाजुक पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकता है। उसने तुरंत मनोज को फोन किया और कहा, मनोज, तुझे अभी मेरे घर पर आना होगा। कुछ समय बाद मनोज घर पर पहुंच भी गया। जब उसने मेरी हालत देखी तो वह भी मेरी हालत को देखकर घबरा गया। मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशान थे और बाजू में दांतों के। उसने कहा, मोहित, कहीं ना कहीं तुम्हारी पत्नी की हालत का मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मैं शेख को तुम्हारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की सलाह ना देता तो तुम अपनी बीबी को यहां नहीं लाते। पर अब मैं तुम दोनों को वापस इंडिया भेजकर ही रहूंगा, चाहे मुझ पर भले ही कोई कानूनी कार्यवाही ना हो जाए। कुछ दिन बाद शेख फिर से आया और इस बार उसने मुझे मेरे घर पर ही अपनी हवस का शिकार बनाया। मेरे लिए ये पल बहुत दर्दनाक था, क्योंकि इस बार शेख ने मेरे दोनों हाथों को बांधकर और मेरे मुंह में कपड़ा बांधकर मेरी चीखों को भी नहीं निकलने दिया। मेरा नाजुक जिस्म उस भारी भरकम के नीचे हर वार झेल रहा था। मैं बस रोए जा रही थी और कोई चारा भी नहीं था। मोहित ने दूर रहकर ही सहायता की कोशिश की। उसने मनोज से पूछा और मनोज ने बार बार वादा किया कि वह कुछ करेगा, लेकिन अक्सर वादे हवा में उड़ते रहे। एक बार जब मैंने मोहित को सारी सच्चाई बताई कि किस तरह से शेख मेरे साथ बुरा व्यवहार करता रहा, तो उसने गुस्से में अपने हाथ मुंह पर रखकर बस रोए ही जा रहा था। उसे पता था कि वह कितना असहाय था। उसके पास न तो पैसा था और न ही कागज जिनसे वह तुरंत मुझे बचा सके। उस दर्दनाक समय में मैंने सीखा कि डर केवल अकेलापन नहीं है, वह चीज भी है जो इंसान के अंदर का भरोसा तोड़ देती है। मैंने रोते रोते कह दिया, मोहित, मुझे यहां से ले चलो। उसने वादा किया कि वह सब कुछ कर देगा। वह नौकरी छोड़कर वापस आने की सोच रहा था, पर काम इतना कठिन था कि योजनाएं कभी कभी हवा में ही रह जातीं। एक दिन मैं जब खोई सी शेख के बंगले से घर आई और देखा कि मोहित का चेहरा कुछ बदला सा था, थका हुआ पर दृढ़। उसने कहा कि अब और सहन नहीं कर सकता, वह मुझे वापस भारत ले जाएगा। उसने जिस तरह की हिम्मत दिखाई वह मेरे दिल को छू गया। उसने मनोज की मदद से पैसे और पासपोर्ट निकालने की कोशिश की और मनोज ने कुछ पैसे और पासपोर्ट भेजे भी। मेरी दुर्दशा देखकर शायद अब मनोज का मन भी बदल गया था। वह मेरे पति के प्रति अब पहले से ज्यादा सहानुभूति रखने लगा। वह खुद हमें एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था। उसने हाथ जोड़कर हम दोनों से माफी भी मांगी। उन पैसों से हमने यात्रा की। उन दिनों मैं हर पल यही सोचती रही कि क्या मैं फिर भी उसी मोहित के साथ खुश रह पाऊंगी जो उन सभी मुश्किलों के बीच थक चुका था, और क्या अब भी मुझे मोहित उतना ही प्यार करेगा जितना कि पहले किया करता था। लेकिन मोहित ने अपने प्यार में कोई कमी नहीं दिखाई। वह मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ सकता था। कहीं ना कहीं वह खुद को भी इस बात का दोषी मानता था कि वह क्यों मुझे अपने साथ दुबई ले गया। पर वापसी के बाद भी हमारा जीवन आसान नहीं हुआ। हमने थाने जाके रिपोर्ट देने की कोशिश की, पर हमारे गांव में यह मामला उठाने से पहले हमें इधर उधर के अफसरों के चक्कर काटने पड़े। पुलिस ने कहा कि मामला विदेश का है और कुछ अधिकारी कहते रहे कि कार्रवाई मुश्किल है। हम लगातार अधिकारियों के पास जाते रहे, पर हर बार कोई बहाना मिलता। मैं अपने मन में बार बार यही सोचती रही, अगर ये मेरे साथ हुआ है तो कितने और लोग ऐसे होंगे जिनकी आवाज दब गई होगी। हमने हार नहीं मानी। परिवार वाले साथ खड़े हुए, रिश्तेदारों ने मदद की, कुछ एनजीओ ने साथ दिया। केस धीरे धीरे ऊपर गया। सालों लगे, लेकिन मैंने अपने पति के साथ मिलकर हिम्मत नहीं छोड़ी। माँ बाप की आंखों में हम दर्द देख सकते थे, पर उनका प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। यहां मैं कुछ चीजें साफ कहना चाहती हूँ। जो हुआ वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा जख्म था, पर उसी जख्म ने मुझे यह भी सिखाया कि आवाज उठाना आवश्यक है। मैंने महसूस किया कि चुप्पी हमें कमजोर कर देती है और भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए।
मैंने सीखा कि विदेश जाकर कमाना एक बहाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वह जगह भी इंसानियत की कदर करे और कामगारों के अधिकारों की रक्षा करे। मैंने जाना कि मालिक और ताकत वाला अगर गलत करेगा तो कानून और समाज को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारी अदालत की लड़ाई अभी भी जारी है, और हाँ, जीत हमेशा सरल नहीं होती। पर जब भी कोई मुझसे पूछता है कि क्या मैं पछताती हूं कि मैंने आवाज उठाई, तो मेरा उत्तर साफ है, नहीं। अगर मैं चुप रहती तो न केवल मैं, बल्कि और भी अनगिनत लोग जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, चुप रहते। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी बने जो विदेश में काम करने जाते हैं, कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, और जो परिवार भारत में रहते हैं वे भी जागरूक रहें कि अपने रिश्तों की सुरक्षा कैसे की जाए। वक्त के साथ हम दोनों, मैं और मोहित, जिंदगी का नया अर्थ खोज रहे हैं। पर किसी के साथ अगर सच में अत्याचार होता है तो वह माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। जब मैं अपने गांव में आकर बच्चों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उनके लिए दुनिया बेहतर होनी चाहिए। मैं अपने अनुभव से जो सीख पाई वह यह है कि महिलाओं को, कामगारों को और प्रवासी परिवारों को ताकत देनी चाहिए कि वे अपने दस्तावेज संभालें, अपने पासपोर्ट की कॉपी रखें और किसी भी तरह की अनैतिक हरकत को देखकर चुप न रहें। अगर आप किसी भी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे वह विदेश से जुड़ा हुआ हो या घर के अंदर, मदद मांगना शर्म की बात नहीं है। मदद मांगना बहादुरी है। आज भी जब मैं कभी कभार खुद से पूछती हूँ कि क्या मेरा जीवन पहले जैसा हो पाएगा, तो मैं मुस्कुराकर यही कहती हूँ कि जीवन बदल जाता है, पर उम्मीद और हिम्मत जिंदा रहती है। मेरे अंदर अब एक नई आग है, नफरत नहीं, पर एक बुलंद आवाज जो दूसरों की मदद कर सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सुनने वाले जानें कि चमक दमक के पीछे भी अंधेरा हो सकता है, और हमें उस अंधेरे का सामना समझदारी और कानून के साथ करना चाहिए। मेरी आवाज अगर किसी एक की भी जिंदगी बचा पाती है, अगर मेरी लड़ाई किसी और को चेतावनी दे पाती है, तो यह दर्द व्यर्थ नहीं होगा। मैं अब भी हर सुबह उठकर सोचती हूँ कि कैसे मैं दूसरों के काम आ सकूं, कैसे मैं खुद की दुनिया को फिर से संवारूं। मैं अपनी चोटों के साथ जीती हूँ, पर उन्हीं चोटों ने मुझे मजबूत बनाया है। और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको कभी कोई अजीब सा व्यवहार दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें। अपनी बात करें, मदद लें और आवाज उठाएं। यह मेरा सब कुछ नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पर इस एक कहानी के जरिए मैंने अपनी आत्मा खोल दी है, ताकि आप मेरी तरह न जिएं। और यदि कभी कोई ऐसा हाल किसी और के साथ हो, तो वे चुप्पी न रखें, बल्कि आवाज उठाए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी और इस कहानी से कुछ सीखा भी होगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।